नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के शुंग वंश पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो हम देखते हैं कि सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा था और देश की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी। केंद्रीय शासन की दुर्बलता के कारण अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए थे और चारों तरफ अशांति और अराजकता फैल गई थी। कश्मीर, गंधार, कलिंग आदि प्रांतों ने अपनी स्वतंत्रता की भी घोषणा कर दी थी और इनका अनुकरण करते हुए महाराष्ट्र और आंध्र भी जो थे अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में सफल हो गए थे। इसके साथ ही भारत की राजनीतिक दुर्बलता का लाभ उठाते हुए यूनानियों ने भी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा को पार कर गांधार, साकल और अन्य स्थानों पर अपने शक्तिशाली राज्यों की स्थापना कर ली थी। इस परिस्थिति में मौर्यों के विरुद्ध एक राजनीतिक क्रांति हुई, जिसके कारण मगध में शुंग वंश सत्तारूढ़ हुआ और इस क्रांति का नेता कहते हैं पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मगध राज्य पर अधिकार। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य राज्यवंश को समाप्त कर एक नए राजवंश की स्थापना की, जो इतिहास में शुंग वंश के नाम से प्रसिद्ध है। मौर्य वंश का अंतिम राजा जो कि बृहद्रथ था, कहते हैं वो विलासी, अयोग्य और दुर्बल था। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और इसका बृहद्रथ का वध करके मगध राज्य पर अधिकार कर लिया। बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक हर्षचरित में इस घटना का वर्णन कुछ इस तरह से किया है कि मौर्य नरेश बृहद्रथ दुर्बुद्धि शासक था। एक बार जब वह अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था, तब उनके सेनापति पुष्यमित्र ने उनकी हत्या कर डाली और सेना ने इस घटना का कोई विरोध ही नहीं किया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रजा और सेना मौर्य सम्राट बृहद्रथ से असंतुष्ट थी और शुंग के पक्ष में थी। अन्यथा सेना के समक्ष राजा की हत्या करना सहज नहीं था। वस्तुतः उसके शासनकाल में प्रांतीय राज्यों के स्वतंत्र हो जाने से मौर्य साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा था और बाह्य शत्रुओं के आक्रमण होने लगे थे, किंतु सम्राट इन संकटों के प्रति उदासीन था। प्रजा और सेना से भी उसका कोई निकट का संपर्क नहीं रहा था। ऐसी स्थिति में देश की रक्षा के लिए इन राष्ट्र विरोधी शक्तियों का उन्मूलन करना आवश्यक जानकर सेनापति शुंग ने निरीक्षण के दौरान दुर्बल मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी और इस प्रकार मगध राज्य पर शुंग वंश का राज्य स्थापित हो गया। क्या पुष्यमित्र ब्राह्मण प्रतिक्रिया का प्रतीक था? तो कुछ विद्वान तो पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण प्रतिक्रिया का प्रतीक मानते हैं। उनका विचार है कि मौर्यों की ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण ब्राह्मणों में तीव्र असंतोष व्याप्त था। मौर्य सम्राटों द्वारा वर्णाश्रम धर्म की अवहेलना की जा रही थी और ब्राह्मण धर्म के स्थान पर बौद्ध और जैन धर्म को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। पंडित हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग का विद्रोह अशोक की बौद्ध धर्म समर्थक नीति के विरुद्ध ब्राह्मण प्रतिक्रिया का प्रतीक था। उनका तर्क है कि मौर्य द्वारा पशु बलि पर नियंत्रण ब्राह्मणों पर सीधा प्रहार था। इसी प्रकार अशोक द्वारा धर्म महामात्रों की नियुक्ति ब्राह्मणों के अधिकारों का स्पष्ट अपहरण था। इन सब कारणों से ब्राह्मण नाराज थे। अतः अशोक की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणों ने उसके उत्तराधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अंत में ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ का वध कर मगध की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था। शास्त्री जी ने बृहद्रथ की पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या को महान ब्राह्मण क्रांति माना है। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे भी इसे ब्राह्मण प्रतिक्रिया का प्रतीक मानते हुए लिखते हैं कि ब्राह्मण देश के व्यवस्थापक थे। उनकी दृष्टि में क्षत्रिय देश के शासक और संरक्षक थे, किंतु अहिंसावादी बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर वे अपने वर्ण धर्म को विस्मृत कर निवृत्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो गए थे। अतः अंतिम मौर्य नरेशों के शासनकाल की कुव्यवस्था को देखकर वे क्षुब्ध हो उठे। वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत की संस्कृति, सभ्यता और सुरक्षा के लिए उन्होंने स्वयं शस्त्र धारण किए। उन्होंने आगे लिखा है कि यह क्रांति आकस्मिक घटना नहीं थी, वरन पूर्व निर्धारित योजना का परिणाम थी। बृहद्रथ की हत्या के पीछे बौद्ध धर्म के विरुद्ध ब्राह्मण धर्म का विद्रोह काम कर रहा था। पथ भ्रष्ट क्षत्रिय वर्ग के विरुद्ध व्यवस्थापक ब्राह्मण धर्म की योजना काम कर रही थी, परंतु अनेक विद्वान पुष्यमित्र को ब्राह्मण प्रतिक्रिया प्रतीक नहीं
नहीं मानते हैं। डॉक्टर आर के मुखर्जी लिखते हैं कि इस बात को स्वीकार करने का कोई प्रमाण ही नहीं है कि अशोक ने ब्राह्मणों से दुर्व्यवहार किया था और इसी कारण ब्राह्मण वर्ग ने अशोक के उत्तराधिकारियों का विरोध किया था। इस तथ्य को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि पुष्यमित्र शुंग, जिसने क्रांति का नेतृत्व किया था, एक ब्राह्मण था, किंतु उसके ब्राह्मण होने के साथ ही इस तथ्य को भी भुलाया नहीं जा सकता कि वह मौर्यों का सेनापति भी था। पुष्यमित्र की क्रांति इसलिए सफल नहीं हुई थी कि वह असंतुष्ट ब्राह्मणों का नेता था, बल्कि इसलिए सफल हुई थी कि मौर्य सेना पर उसका पूर्ण अधिकार था। अतः पुष्यमित्र को ब्राह्मण प्रतिक्रिया का प्रतीक मानना उचित नहीं है। वास्तव में अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य काफी सीमित और छोटा हो गया था। मौर्य शासक अपनी अयोग्यता और दुर्बलता के कारण अलोकप्रिय हो चुके थे। राज्यसभा में दलबंदी पराकाष्ठा पर थी, देश में अशांति और अराजकता फैली हुई थी और ऐसी स्थिति में शक्तिशाली गुट के नेता पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर मगध की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था। अब कहते हैं शुंग कौन थे, यानी कि शुंगों की जाति क्या थी। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है और अनेक मत व्यक्त किए जाते हैं। शुंग पारसी यानी कि ईरानी थे। पंडित हरप्रसाद शास्त्री के मतानुसार शुंग जो थे वो ईरानी थे। इस संबंध में उन्होंने कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं, जैसा कि शुंग राजाओं के नाम के आगे ईरानी राजाओं की भांति मित्र शब्द जुड़ा हुआ है। दूसरा वो अपना मत देते हैं कि शुंग मित्र यानी कि सूर्य की उपासना करते थे, जो कि ईरानी देवता है, परंतु नामकरण के आधार पर ही इन्हें ईरानी मानना और इनके धर्म की कल्पना करना न्याय संगत नहीं है। इसी कारण कालांतर में शास्त्री महोदय ने स्वयं अपने इस मत का परित्याग कर दिया और पुष्यमित्र को ब्राह्मण घोषित कर दिया। दूसरा तर्क है कि शुंग मौर्य थे। जो कहते हैं बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान है, उसमें पुष्यमित्र शुंग जो है उसको मौर्य बताया है, परंतु यह स्पष्टतया दिव्यावदान के लेखक की भूल है। भूल से ही उसने मौर्य राजाओं की सूची में पुष्यमित्र शुंग की भी गणना कर ली है। तीसरा मत आता है कि शुंग ब्राह्मण थे। अधिकांश विद्वानों के अनुसार शुंग ब्राह्मण थे और वो अपनी पुष्टि कुछ साक्ष्यों से वो बताते हैं कि जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी है, उसमें शुंगों को भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। आश्वालायन सूत्र के अनुसार शुंग आचार्य थे। प्राचीन भारत में प्राय ब्राह्मण ही अध्यापक और आचार्य होते थे, अतः इससे भी शुंगों का ब्राह्मण होना सिद्ध होता है। दूसरा वो देते हैं तिब्बती इतिहासकार जो तारानाथ है, उसने भी पुष्यमित्र को ब्राह्मण घोषित किया है। तीसरा हमें पता चलता है कि कालिदास की मालविकाग्नि मित्र से पता चलता है कि शुंग जो है बैम्बिक वंशीय थे। यद्यपि कुछ विद्वानों ने बैम्बिक वंश को बिंदुसार से संबंधित किया है, परंतु बौधायन सूत्र के अनुसार बैम्बिक कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। बृहदारण्यक उपनिषद में शौंगी पुत्र नामक एक ब्राह्मण आचार्य का उल्लेख किया गया है। अतः इन सभी प्रमाणों के आधार पर यही मत न्याय संगत प्रतीत होता है कि शुंग जो थे वो ब्राह्मण थे। अब राज्यारोहण की तिथि की बात करें तो पुराणों से ज्ञात होता है कि मौर्य वंश ने 137 वर्ष शासन किया था और इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की जो तिथि है वो 322-21 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस आधार पर पुष्यमित्र शुंग का राज्याभिषेक 320-21 यानी कि -137 अगर शासन किया है तो 185-184 होना चाहिए। वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 60 वर्ष शासन किया था, किंतु यह उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन पुराणों ने पुष्यमित्र जो है उसके शासनकाल में उस समय की भी गणना कर ली है जब मौर्य सम्राट के अधीन अवंती का गवर्नर था। यद्यपि यह अधीनता नाम मात्र की थी। अन्य पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्ष शासन किया है। इस आधार पर पुष्यमित्र का शासन काल जो है वो 185-84 से 149-148 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। अब पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों की बात करें तो इसका राज्यारोहण रक्तपूर्ण क्रांति का प्रतीक था। अतः उसने रक्त यानी कि शक्ति के बल पर ही अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया। उसके सभी कार्य और उपलब्धियां जो है रक्तपातपूर्ण है। इसलिए श्री भगवत शरण उपाध्याय ने ब्राह्मण पुष्यमित्र का इतिहास रक्त रंजित माना है। शासक बनने के पूर्व पुष्यमित्र सेनापति था और सेना से उसका निकट का संबंध था। सेना उसकी अनुगामी थी।
सेना या शक्ति के प्रति पुष्यमित्र की आस्था इसी तथ्य से प्रकट होती है कि शासक बनने के बाद भी उसने राजा की नहीं वरन सेनापति की उपाधि बनाए रखी। उसके समस्त अभिलेखों में उसे सेनानी और सेनापति के नाम से ही संबोधित किया गया है। इसके कार्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसने मगध साम्राज्य का संगठन किया। बृहदत्त की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र मगध राज्य का स्वामी तो बन गया, परंतु उसके राज्य की स्थिति अभी बड़ी डामाडोल थी। मगध के हाथों से सीमांत प्रांतों के निकल जाने से उसकी शक्ति खोखली हो गई थी और पड़ोसी राज्यों की बढ़ती हुई शक्ति मगध राज्य के लिए एक प्रबल चुनौती थी। डॉक्टर राजवल्ली पांडे के अनुसार मगध साम्राज्य के बचे हुए भाग को संभालना और यदि संभव हो इसका विस्तार करना पुष्यमित्र के सामने एक समस्या थी। अतः मगध पर अधिकार जमा लेने के बाद पुष्यमित्र ने सबसे पहले अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने की ओर ध्यान दिया। उसने प्राची, कौशल, वत्स, आकर, अवंती आदि प्रदेशों को संगठित किया। पश्चिम के प्रांतों पर पूरा अधिकार रखने के लिए उसने आकर प्रांत के प्रमुख नगर विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। विदिशा में उसने अपने पुत्र अग्निमित्र को अपना प्रतिनिधि बनकर भेजा और इसके पश्चात पुष्यमित्र ने अपना ध्यान साम्राज्य विस्तार की ओर लगाया। विदर्भ से युद्ध। पुष्यमित्र के राज्यकाल की प्रथम महत्वपूर्ण घटना जो है वो विदर्भ से युद्ध है। विदर्भ कुछ समय पहले ही मगध साम्राज्य से अलग हुआ था। मालविकाग्निमित्र से हमें पता लगता है कि विदर्भ का शासक यज्ञसेन जो था वो मौर्य नरेश बृहदत्त के मंत्री का संबंधी भी था और शुंगों का स्वाभाविक शत्रु था। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय बृहद्रथ जीवित था उसी समय दरबार में दो वर्ग बन गए थे। एक दल का नेता सेनापति पुष्यमित्र था और दूसरे दल का नेता मौर्य सचिव या ये मंत्री था। मंत्री के प्रतिनिधि यज्ञसेन को विदर्भ राज्य का शासक नियुक्त किया गया था, जबकि सेनापति पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का शासनभार सौंपा गया था। जब सेनापति पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर मगध की राजगद्दी प्राप्त की थी तो उसने अपने विरोधी मंत्री को बंदी बना लिया था। विदर्भ का शासक यज्ञसेन मंत्री का पक्षपाती था, अतः उसने पुष्यमित्र की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था। परिणाम क्या निकला? दोनों में युद्ध छिड़ना स्वाभाविक हो गया था। इन दोनों राज्यों के बीच युद्ध छिड़ने का तात्कालिक कारण यह था कि यज्ञसेन का जो चचेरा भाई माधव सेन था वो अग्निमित्र का साथ दे रहा था। वह किसी कार्यवश अग्निमित्र से मिलने जा रहा था कि मार्ग में यज्ञसेन ने उसे बंदी बनवा लिया। अग्निमित्र ने अपने मित्र माधव सेन को मुक्त करने की मांग की थी। इस पर यज्ञसेन ने उत्तर दिया कि जब तक पुष्यमित्र मंत्री को अपने कारागार से मुक्त नहीं करेगा तब तक माधव सेन को मुक्त नहीं किया जाएगा। इस पर अग्निमित्र और अधिक क्रुद्ध हो गया और उसने विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। अंत में यज्ञसेन परास्त हुआ, उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। तदंतर कहते हैं विदर्भ दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग तो यज्ञसेन को मिला और दूसरा माधव सेन को। वर्धा नदी जो है वो दोनों राज्यों के बीच सीमा मानी गई और दोनों ने ही शुंगों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। यवनों से युद्ध। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी यवन आक्रमण। मौर्य वंश के पतनोन्मुख होने के समय से ही भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर यवन आक्रमण का संकट जो था वो उपस्थित हो गया था। पुष्यमित्र शुंग के शासन के प्रारंभ में ही उन्होंने पूरी तैयारी के साथ भारत पर आक्रमण किया। यवनों के आक्रमण का उल्लेख हमें पतंजलि की महाभाष्य, कालिदास की मालविकाग्निमित्र और गार्गी संहिता के युग पुराण में मिलता है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भूतकाल का उदाहरण देते हुए लिखा है कि यवनों ने साकेत यानी कि अयोध्या, माध्यमिका यानी कि चित्तौड़ के पास की नगरी को घेर लिया था। गार्गी संहिता के अनुसार यवनों ने साकेत यानी कि अयोध्या, पांचाल यानी कि गंगा यमुना का दो आग और मथुरा पर आक्रमण किया और तत्पश्चात वे कुसुम ध्वज पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। उनके आक्रमण से चारों ओर अव्यवस्था फैल गई थी, परंतु उनमें आपस में ही घोर युद्ध छिड़ गया था, इसलिए वे मध्य देश में नहीं ठहर सके थे। पुष्यमित्र शुंग ने यवनों का तीव्र विरोध किया और उनको मध्य देश से निकालकर सिंधु के किनारे तक खदेड़ दिया था। कालिदास की मालविकाग्निमित्र में भी यवनों की इस पराजय का वर्णन दिया हुआ है। इस ग्रंथ के अनुसार
जब पुष्यमित्र की दिग्विजयी सेना उसके पुत्र वसुमित्र के नेतृत्व में पश्चिमोत्तर भारत में घूम रही थी, या हम कहें अश्वमेध यज्ञ का अश्व घूमते घूमते सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंच गया था, वहां उसे यवनों ने पकड़ लिया था। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें वसुमित्र ने यवनों को परास्त किया, अश्व को छुड़ा लिया। डॉक्टर राजबली पांडे का मत है कि ऐसा जान पड़ता है कि यवन जो है मध्य प्रदेश यानी कि उत्तर भारत से निकलकर सिंध के आसपास के प्रदेशों में रुक गए थे, और यहीं पर वसुमित्र से उनका युद्ध हुआ, जिसमें यवन को जो यवन है वो परास्त हुए, और यवनों से देश की रक्षा पुष्यमित्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। धन्यवाद।